सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा का हमारा आज विषय बेहद दुखद है। यूं तो हम पिछले साल सवा साल से बेहद दुखद परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन इन बुरी परिस्थितियों के बीच में जो कुछ भी पिछले 2-3 दिन से देश में हो रहा है उसने भी हमें खासा दुखी किया हुआ है। हमारा आज का विषय है संक्रमण पॉजिटिव, सियासत निगेटिव। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर से देश में हालात बेकाबू से हो चले हैं, लेकिन साथ मिलकर इससे लड़ने की बजाय राजनीति और तेज हो गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य और केंद्र स्तर पर न केवल तालमेल खराब दिख रहा है, बल्कि कोरोना के इस युद्ध में सभी अलग अलग लड़ते दिख रहे हैं और आपस में लड़ते हुए भी दिख रहे हैं। राज्य केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन सप्लाई कम हो रही है या नहीं हो रही है, तो केंद्र राज्यों पर आरोप मढ़ रहा है कि वे वैक्सीन का समुचित उपयोग न कर उसे बर्बाद कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह संघर्ष दरअसल गैर भाजपा शासित राज्यों और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच में दिखाई दे रहा है। राज्य अपने अपने तर्क दे रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी भी बाकायदा ग्राफिक्स बनवाकर ट्विटर के माध्यम से यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि राज्य, खासतौर पर गैर भाजपा शासित राज्य, किस गैर जिम्मेदारी के साथ इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि देश में जब संक्रमण की दर दुनिया में सबसे ज्यादा हो चली है, 1,31,000 लोग कल ही संक्रमित हुए हैं, पूरे देश से खबरें आ रही हैं कि लोग किस तरीके से बदहवासी के दौर से गुजर रहे हैं। लोगों को ना अस्पताल में बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना दवाइयां मिल रही हैं, और साथ साथ वैक्सीन सेंटर पर भी बड़ी संख्या में लोग बैरंग वापस लौट रहे हैं। इसके बीच में सरकारें परस्पर तालमेल के साथ एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया साहस देश की जनता को देने के स्थान पर अपने अपने आप को पाक साफ बताने की जो कोशिश कर रही हैं, क्या ये लड़ाई हम जीतने से पहले ही हारने की दिशा में आ गए हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे खतरनाक मोड़ पर परस्पर यह बयानबाजी का दौर हमें किस ओर ले जाएगा। लेकिन इस पूरे सिलसिले में उन तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराएं जो जिम्मेदार पदों पर रहते हुए इस विषय पर अपनी राय साझा करेंगे। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र मौजूदा घटनाक्रम पर बेहद मुफीद है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि राई सरी सवित माणताणी पर छिद्दाणी पाससी, अपणो बिलमित्ताणी पासंतो विना पास्ती। अर्थात लोग दूसरों के राई और सरसों जितने भी दोष देखते रहते हैं, किंतु अपने बेल जितने बड़े दोषों को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। भद्रबाहु आचार्य के द्वारा यह सूक्ति कही गई थी। वर्तमान दौर में देखें तो कितना सटीक उन्होंने कहा था। हमें दूसरों के राय बराबर दोषों को भी पहाड़ जैसा बताने में कोई गुरेज नहीं होता है, और हमारे स्वयं के दोष कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम उस पर दृष्टि भी नहीं डालना चाहते हैं। क्या राज्य और केंद्र की सरकारें इस कोरोना की लड़ाई के दौर में कुछ इसी दृष्टि के साथ में तो संवाद नहीं कर रही हैं? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। और इस विचार मंथन का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जयप्रकाश जी हरियाणा से जुड़े हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कपिल देव अग्रवाल जी, जो कौशल विकास मंत्री हैं योगी सरकार में, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ दिल्ली से देश के जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी एक बार फिर साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका परिचय आपसे कराएंगे, पर चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी से करते हैं। और जयप्रकाश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करने की वजह यह है कि आपकी पार्टी का भविष्य, आपकी पार्टी के अतीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी जी ने आज बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कई सारे सवाल उठाए हैं। उनकी नाराजगी है कि सरकार ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है, ठीक तरीके से विषय से निपट नहीं रही है। पर हमारी जानने में दिलचस्पी है, ऐसी लड़ाई के दौर में यह आपस की लड़ाई कितनी जरूरी है? थोड़ा रोशनी डालेंगे जयप्रकाश जी? देखिए डॉक्टर साहब जी, राहुल जी ने जो चिट्ठी लिखी है वो गलत नहीं है जी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जी, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करवा जी, एकदम ये वेव आया तो हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और बार बार ये सत्ताधारी दल के लोग एक प्रचार करते हैं कि भाई हमने बहुत वैक्सीन दे दी है जी,
लेकिन इनके पास वैक्सीन का पूरा इंतजाम नहीं है। जी आज ये कोरोना जैसी भयंकर महामारी में हम कहते हैं कि 100% व्यक्तियों ने वैक्सीन को लगवाना चाहिए, और हमारी पार्टी, हमारे नेता इस प्रयास में है कि लगवाए ज्यादा ज्यादा। अब जी अवेलेबल नहीं होगी तो ये गलत बात है। और ये हर बार बात को ये कहना जो सत्ताधारी दल है कि भाई ये तो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, ये तो भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित नहीं कर रहे। आप भी इस बात को मानोगे कि जी मोदी जी ने दूसरे देशों में वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी, जब तक अपने यहां पर पाई पूरी नहीं हो पाती। हमारे यहां तो लोग बिना वैक्सीन के अस्पतालों से वापस जा रहे हैं। गरीब आदमी को फ्री वैक्सीन दीजिए। आप बार बार जिस तरीके से आज हालत हो रही है, संक्रमण कितना हैवी हो चुका है आप देखो। और इसमें भी एक सिस्टम मुझे लग रहा है कुछ। जी वेस्ट बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव हो चुके हैं, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, सत्ताधारी दल के नेताओं ने मास्क तक लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। इस देश की सीमाओं पर किसान बैठा है, उसकी हालत आज क्या होगी। तो ये संवेदनशील सरकार नहीं है, इसमें संवेदना नहीं है। तो इसलिए राहुल जी ने जो चिट्ठी लिखी है वो सही चिट्ठी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी राजनीति करना छोड़ो, आरोप प्रत्यारोप को बंद करो, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, हर हॉस्पिटल में वैक्सीन का इंतजाम कराओ। एक बात जानने में दिलचस्पी है जयप्रकाश जी, आप आंकड़े देखें जो पूरे देश में दिख रहे हैं, खासतौर पर आंकड़े उन राज्यों में ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जहां पे गैर भाजपा शासित सरकारें हैं। क्या गैर भाजपा शासित सरकारों ने इस मामले में ठीक तरीके का व्यवहार नहीं किया, आचरण नहीं किया? सबसे ज्यादा केसेस कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, अभी दिल्ली से भी आने लगे हैं। ऐसा सवाल उठ रहा है कि भाजपा की जो सरकार है उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहां की सरकारों से मामला संभला नहीं। क्या कहेंगे आप? क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी कुछ इसी प्रकार के ट्वीट करके देश को संदेश दे रहे हैं, काम ठीक नहीं कर रही विपक्ष की सरकारें। यही कह रहा हूं कि इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने एक आदत पड़ गई है दूसरे को आरोपित करना, अपने आप को बचाना। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जिम्मेवारी है, ये वैक्सीन मुहैया कराना भारत सरकार की जिम्मेवारी है या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है जी? उसके व्यवस्था तो भारत सरकार ने करनी चाहिए। और जहां तक सवाल है महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें या पंजाब में, आप ये भी तो देखो, जब पिछले साल बड़ी भयंकर महामारी थी, इन्हीं स्टेटों को राजस्थान सरकार की तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी प्रशंसा की थी जी। तो इस तरीके से हर चीज को ये जो सत्ताधारी दल है उसको देखते, पक्ष और विपक्ष में जब महामारी होती है तो उसमें सत्ताधारी दल ने पक्ष और विपक्ष को नहीं देखना चाहिए, मानवता को देखना चाहिए। मानवता को देखना चाहिए, ये कहना है जयप्रकाश जी का। लेकिन मेरे साथ में कपिल देव अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री भी हैं, महाराष्ट्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कल काफ़ी हमला बोला केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं तो भी हमें उस अनुपात में वैक्सीन की डोजेज नहीं दी जा रही हैं, और उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश को जहाँ पर केसेस कम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है। आपसे 2-3 सवाल हैं कपिल देव जी। सबसे पहले तो जानने में दिलचस्पी इस बात की है कि आपकी अपनी नज़रिया क्या है इस संदर्भ में कि जिस समय पर पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, बीच लड़ाई में ही हमारे योद्धा आपस में लड़ मर रहे हैं, प्रधानमंत्री पे निशाने लग रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी राज्य सरकारों पे निशाने लगा रहे हैं, क्या कुछ बचा नहीं लड़ाई लड़ने के लिए? इसलिए लगा कि अब आपस में ही लड़ लिया जाए, कोरोना से बाद में लड़ेंगे, पहले आपस में ही निपट लिया जाए। क्या देश को यही संदेश देने की कोशिश सियासत कर रही है इस समय? ये पहला सवाल है आपसे। जी डॉक्टर हिमांशु जी सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं जी, और सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। ये एक शानदार विषय के ऊपर जो आपने एक डिबेट ये रखी है जी, और हमको और बाकी सब लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया है जी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जी। जैसा कि अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोरोना की वैक्सीन कम थी, यूपी को ज्यादा थी। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, और केवल कहते नहीं है उसको करते भी हैं जी। क्या महाराष्ट्र के लोग हमारे नहीं है जी? क्या मध्य प्रदेश के लोग हमारे नहीं है जी? क्या राजस्थान के लोग हमारे नहीं है? क्या पंजाब के लोग हमारे नहीं है? क्या अगर पार्टी की बात करें तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते? तो क्या हम किसी भी प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को यूं ही मर जाने देंगे? ये बातें, ये आक्षेप लगाना
बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जब राष्ट्र एक ऐसे संकट में हो, महामारी के संकट में, तो महामारी किसी का मुंह नहीं देख रही कि कपिल देव भारतीय जनता पार्टी का है और जयप्रकाश जी कांग्रेस के हैं या कोई दूसरा व्यक्ति किसी और पार्टी का है। वो सबको अपने कोरोना उस महामारी के अंदर ली रही है। बड़े बड़े लोग, लोकसभा के अध्यक्ष कोरोना से प्रभावित हुए हैं, हमारे उत्तरांचल के मुख्यमंत्री कोरोना से प्रभावित हुए हैं, तो किसी को बख्श नहीं रही है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना, जिसे राहुल गांधी जी ने बयान लिखा पत्रिका, अब राहुल गांधी जी चूंकि सत्ता में नहीं है तो उनके द्वारा किसी ना किसी रूप में लाइमलाइट में रहना, चैनलों पर रहना, समाचार पत्रों को विषय तो है नहीं, और निगेटिविटी करेंगे तो समाचार पत्रों में नाम छपेगा। आपके चैनल में भी राहुल गांधी का नाम आ गया, वो टिप्पणी नहीं करते तो आपकी चर्चा नहीं करते। तो ये निगेटिविटी करके आज देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, काम कर नहीं रहे हैं। जहां इनकी सरकारें हैं वहां इनका बहुत बुरा हाल है। महाराष्ट्र में इनकी गठबंधन की सरकार है, वहां की स्थिति आप देख रहे हैं। ये कोरोना को नियंत्रित कर ही नहीं पाए, ये दुहारे बढ़ रहे हैं। कोरोना का नियंत्रण प्रधानमंत्री के हिसाब से करेंगे तो लगता है इसका मतलब ये कोई कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, और चूंकि अच्छी काम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए सरकार को बना ये लोगों की जान से खेलने का काम कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री को इसकी क्रेडिबिलिटी ना मिल जाए। मेरे कपिल देव जी, आपसे दो सवाल हैं। ये खिलवाड़ कर रहे हैं, पर उन मुद्दों पर तो आप जवाब देंगे। पूरे देश को महसूस हो रहा है कि जिस संख्या में वैक्सीन की जरूरत है वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। कहीं 1.5 दिन के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, कहीं 2 दिन के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। कई सेंटर से लोग वापस लौट रहे हैं, ये तमाम टीवी चैनल और अखबारों में आप देख रहे हैं। इसके बावजूद भी 6 करोड़ से ज़्यादा डोजेस विदेश को निर्यात किए गए। अगर इस पर राहुल गांधी या देश का विपक्ष के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ अपने देश के लोग मर रहे हैं और आप वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत दुनिया को बांट रहे हैं, ये कितना जायज़ और कितना नाजायज़, तो इसमें गलत क्या है? ये पहला सवाल। दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जब 100, 200, 500, 1000 केसेस थे तो केंद्र सरकार तय कर रही थी कि कहाँ क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। और अब जब 1.25 लाख से ऊपर केसेस हर रोज निकल रहे हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, तो केंद्र की तरफ से कोई दिशा मिल नहीं रही है। सब अपने स्तर पर संभाल लो, जैसा आपको समझ में आए वैसा कर लो। इस विरोधाभास के संदर्भ में क्या कहेंगे कपिल जी? दो सवाल आपसे, 6 करोड़ डोजेस का निर्यात और वर्तमान गंभीर स्थिति में केंद्र सरकार का मौन, जानने में दिलचस्पी है। जिससे हमारे डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया, कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उससे बड़ी उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे साइंटिस्टों की है कि उन्होंने देश के अंदर सर्वप्रथम कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। और उस समय कोरोना बिल्कुल नियंत्रण में था, तो प्रधानमंत्री जी को शायद लगा होगा, मुझको कोई मेरी बातचीत इस विषय प्रधानमंत्री से नहीं होती, पर मेरा भी अपना एक विवेक है। मुझको लगा कि प्रधानमंत्री को उस समय लगा होगा कि अन्य देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी अगर मदद करते तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कोरोना तेजी से पिछले 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर लगातार तेजी से बढ़ा है। तो डिमांड बढ़ी है, तो कोरोना वैक्सीन जहां बन रही है, जहां जहां सेंटर पर बन रही होगी, उनकी भी निश्चित क्षमता है। ऐसा तो है नहीं कि 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन रोजाना बना देंगे। उसके अंदर केमिकल्स आते हैं, उनकी पैकिंग होती है, उन्हें प्रोडक्शन के लिए उनको ड्रॉप चाहिए, उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उनको कैप्सूल चाहिए। बनाने वाले भी इंसान है, ऐसा नहीं है गंगा जी का पानी भरा और उसके अंदर भर दिया, ऐसा भी नहीं होता। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये टिप्पणी करने का समय नहीं है, ये देश के लिए बहुत संवेदनशील विषय है। हमको इसमें पॉजिटिव, जैसे पूरा देश, जब कभी देश के ऊपर हमला होता है किसी देश के द्वारा, तो पूरा देश एकजुट होकर के लड़ता है। अंदर की लड़ाई हमारी अलग अलग होती है, तो कोरोना भी एक तरह इसको विदेशी या विदेशी भी ना होते बाहरी ताकत मान सकते हैं, जो पूरे देश के ऊपर एक साथ सामूहिक हमला करना। हमको बजट टिप्पणी करने के, हमको सामूहिक इनसे लड़ना चाहिए। कपिल देव जी, ये सलाह आपकी केवल विपक्ष के नेताओं को है या अपने देश के सम्मान्य स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को भी ये मशवरा है, ये नसीहत है, ये सलाह आपकी है, जो बाकायदा ट्वीट करके गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को निशाने पर ले रहे हैं? और अगर आप चाहें तो उनके ट्वीट्स मेरे पास में, मैं स्क्रीन पर भी दिखवाता हूं कि क्या कुछ वो इसके अंतर्गत लिख के कह रहे हैं। वो बाकायदा लिख रहे हैं, देश में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच छत्तीसगढ़ के कुछ नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, उसका उद्देश्य टीकाकरण पर गलत सूचना देकर भय फैलाना है। बेहतर होगा राज्य सरकार राजनीति पर ध्यान देने की बजाय अपनी आधारभूत स्वास्थ्य संरचना पर ध्यान दे। ये देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो ट्वीट ही नहीं कर रहे, उनके ग्राफिक भी बनवा कर दे रहे हैं। कपिल देव जी, जानना चाहूंगा, जो नसीहत, जो मशवरा आपने दिया विपक्ष के नेताओं को, क्या ये नसीहत, क्या ये सलाह
आपकी अपनी पार्टी के नेताओं को भी है या केवल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल पार्टी इन्हीं के संदर्भ में है? हम नसीहत किसी को भी नहीं देते, बिल्कुल किसी को नहीं। बचपन मैंने ये कहा कि हम तो पॉजिटिविटी के साथ विचार करें। और बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, कई प्रदेशों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव है, वहां हमारे मुद्दे अलग हो सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी को नसीहत देने का मेरा बिल्कुल मंशा नहीं है। मेरा मंशा चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो, उन्होंने छत्तीसगढ़ के ऊपर अगर टिप्पणी की है तो निश्चित रूप से इस बात के लिए की होगी कि वहां में उन्होंने किसी न किसी रूप में एक निगेटिविटी के साथ अपनी टिप्पणी की होगी, तो उसका मंतव्य उनका रहा होगा। मैं कपिल देव जी आपको रोकता हूं, छत्तीसगढ़ को जाने दीजिए। अब वो पंजाब को लेकर ट्वीट करते हैं, पंजाब में गंभीर रूप से बीमार लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कर उनके स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ग्राफिक के साथ में आप टिप्पणियां देखें कि वो लगातार इस प्रकार की टिप्पणियों के द्वारा, एक और टिप्पणी उनकी, कोरोना के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। एक सरकार के काम के संदर्भ में, सरकार की शिकायत के संदर्भ में मूर्खता करार दे रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री। कपिल देव जी, आपको टिप्पणियों पर आपत्ति थी, सलाह थी, नसीहत थी, फिर से दोहराऊंगा, क्या ये नसीहत, क्या ये सलाह आप अपनी पार्टी को भी देना चाहेंगे या एक कार्यकर्ता होने के कारण निवेदन करना चाहेंगे, नसीहत ना देना चाहें कि भैया ध्यान रख लो, देश किसी संकट में है, इस समय पे ये काम ना हो, सियासत बाद में हो जाएगी? नहीं, देखिए अद्वैत जी, जब सरकार का विषय आता है, मतलब महाराष्ट्र का मामला, तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कौन सी वजह है कि महाराष्ट्र में पहले भी और अब भी लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है? तो फिर मैं बात नसीहत में नहीं दे रहा हूँ, पर ये एक प्रश्न जरूर उठता है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर ही ऐसी कौन सी वजह है कि वो लगातार वहां पे केस बढ़, इसका लापरवाही किसी न किसी क्षेत्र में हो रही है। वो लापरवाही मुझसे भी हो सकती है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री से भी हो सकती है, वहां के सिस्टम में भी हो सकती है। अगर उसी में उसी संदर्भ में अगर मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा आपसे करूं तो फिर विषय आएगा कि मैं तुलना कर रहा हूं, लेकिन तुलना तो करनी अच्छी बात है, तुलना तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से लगातार 18 घंटे स्वयं मॉनिटरिंग करके, अपनी टीम बना करके, अपनी मंत्रिमंडल के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, और मैं आपको बताऊं थोड़ा काम सिस्टम करने का कि मैं मंत्री भी हूं, 2 जिलों का प्रभारी भी हूं, तो मुख्यमंत्री, हमारे संगठन के लोग लगातार प्रतिदिन रिपोर्टिंग, कितने हॉस्पिटल बने, कितनी वैक्सीन थी, अपनी वैक्सीन थी उससे पहली बात कर रहा हूं, जब पिछली बार कोरोना था तो कितने वेंटिलेटर हैं, कि डॉक्टर आ रहे कि नहीं आ रहे, कितने केस निकले, राशन पहुंचा कि नहीं, यानी डेली मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री लगातार करते थे और डेली गृह मंत्री को बताते थे। और उसका शायद परिणाम है कि सब लोग बहुत चौकन्ना रहे, लगातार प्रगति में रहे, जिलाधिकारियों से डेली रिपोर्टिंग, यानी बहुत गंभीरता थी। वरना कोई ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश लोगों का स्ट्रेस ज्यादा है और महाराष्ट्र के लोगों कम है, पर हमको लगता है कि उस कोरोना जैसी महामारी से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बहुत गंभीरता से निपटा गया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र के लोगों में गंभीरता नहीं है, पर कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर लापरवाही तो हुई, किसी न किसी स्तर पर लापरवाही तो हुई। ये कपिल देव जी का कहना है। मैं अजय विष्णु जी के पास आता हूं। अजय विष्णु जी, कुछ सवाल आपके साथ में हैं। उत्तर प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया, पर जहां पे संक्रमण की दर बहुत ज्यादा मानी जा रही है उनमें से आपका प्रदेश भी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ, इसलिए नियंत्रण में है। शिवराज सरकार के द्वारा काम ठीक नहीं हुआ क्या, जिसलिए संक्रमण इतना ज्यादा है? कपिल देव जी के बयान से ऐसा महसूस हुआ, इसलिए आपसे सवाल है। दूसरा, जानने में दिलचस्पी है कि साल भर पहले जब कोरोना के केसेस नियंत्रित थे तो बताया जाता था भाजपा के नेताओं के द्वारा कि नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का नतीजा है कि कोरोना इतने नियंत्रण में देश में है। अब 1,31,000 पर है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं भाजपा के लोग, ये जानने में देश की दिलचस्पी है, क्योंकि विपक्ष अगर कोई भी सवाल उठाता है तो वो तो सियासत मान लिया जाता है और भाजपा जो भी कहती है वो राष्ट्रभक्ति होती है। और तीसरा सवाल आपसे यह है कि टीका उत्सव का आह्वान किया गया है। आपदा के इस दौर में, महामारी के इस दौर में उत्सव का आह्वान, इसके संदर्भ में अजय विष्णु जी का नजरिया। 3 सवाल आपसे सर। हिमांशु जी, सबसे पहले तो यह है सवाल आपके सारे बहुत मौजूद है जी, उस पर मैं बातचीत करना चाहता हूं, पर उसके बात करने के पहले एक विषय जो बहस में चल रहा है उसमें से स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं जी। हम 2 बातों पर अलग अलग बात कर रहे हैं। एक वैक्सीनेशन की बातचीत कर रहे हैं और दूसरा जो वर्तमान में कोरोना की बढ़ती हुई लहर है इस पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों का आपस में कोई तालमेल आज की तारीख में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज लगने के भी
20 दिन के बाद वो कहीं जाके इफेक्टिव होती है। यदि हम अभी दूसरे डोज की बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को दूसरा डोज अभी 2-3 दिन पहले लगा है, तो ईमानदारी से वैक्सीन का जो भी इफेक्ट आने वाला है वो इफेक्ट दिखने वाला अभी और शायद अप्रैल के अंत तक दिखेगा। तो इससे वैक्सीन को अभी हम वर्तमान लहर से नहीं जोड़े। वर्तमान लहर यदि आई है तो दोबारा से कोरोना के मामले में जो आम जनता निश्चिंत हुई और निष्फिक्र हुई और उसने जो मास्क लगाना बंद कर दिया, जो सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई, उसके कारण संक्रमण तेजी के साथ में फैला है। मौसम का भी एक असर हो सकता है, क्योंकि पिछले भी आप समय देखिए जो मौसम ये गर्मी का आया था, गर्मी के समय ये लगातार बढ़ना शुरू हुई थी संख्या। आज भी जो कि मौसम आया है उसके कारण ये संख्या बढ़ना शुरू हुई है। जी मैनेजमेंट, निश्चित रूप से मैनेजमेंट जो भी सरकार करेगी, चाहे केंद्र के निर्देश पे करे या प्रदेश के निर्देश पर हमारे जिले का प्रशासन करे, ये सारे के सारा कुछ भी होता है उसमें 2 ही 3 तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम इस चैन को रोक सकते हैं। चैन को रोकने का एक तरीका जो केंद्र सरकार ने पिछले साल अपनाया था वो लॉकडाउन का तरीका था, वो असरकारी रहा, इसके कारण संख्या कम रही। पर लॉकडाउन के जो दुष्परिणाम सामने आए उसके कारण दोबारा लॉकडाउन की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, या लॉकडाउन करते हैं तो सीमित समय में कर रहे हैं। हम आज मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिन के लॉकडाउन की बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन तक लोग आपस में नहीं घूमेंगे, कुछ संक्रमित लोगों से कुछ नए संक्रमण के लोगों की संख्या होने से बच जाएगी, पर ईमानदारी से फिर तीसरे दिन से हम फिर जाएंगे। या 2 दिन के जो लॉकडाउन की तैयारी में आज की तारीख में अपन ने जिस तरीके से भीड़ उमड़ती हुई लोगों को देखी, तो ऐसा लगा कि शायद वो 2 दिन में हम जिनको रोक रहे हैं, आज की ये बढ़ती हुई भीड़ हमको उस संख्या को फिर हमारे के सामने लाके खड़ा कर देगी। इन दोनों चीजों के अंतर को समझते हुए अपन बातचीत करें। दोषारोपण हम एक दूसरे के ऊपर नहीं करना चाहते हैं। हम उत्सव की जब बात करते हैं, वैक्सीनेशन के उत्सव की बातचीत, तो वैक्सीनेशन का उत्सव का माहौल तो बन चुका है। लोग चाहते हैं कि वैक्सीन लगे, हर कोई लगाना चाहता है। लोग इस बात की भी मांग करने लगे हैं कि 45 साल से छोटे लोगों को भी मिले। पर मैं इस बात को सहमत हूं कि वैक्सीन जैसे जैसे आएगी, वैक्सीन के प्रोडक्शन की अपन बातचीत कर ले। वैक्सीन का प्रोडक्शन जब बहुत अच्छी स्थिति में था, हमारे वैज्ञानिकों को हम इस बात की बधाई देंगे कि 1 साल से कम समय में हमने वैक्सीन के उत्पादन पे ले आए और इतना बड़ी संख्या में उत्पादन कर दिया कि देश ने इसको वैक्सीन को वसुधैव कुटुंबकम के नाते दूसरे देशों को भी देने का तय कर लिया। पर इसी बीच में अब जो वैक्सीन के प्रोडक्शन में कुछ गतिरोध आया है, ये बिल्कुल तात्कालिक गतिरोध है। आज ही मैं सुबह किसी चैनल पे पूना वाले जी को सुन रहा था, जो पूना में बैठ के इस वैक्सीन का निर्माण जिन्होंने सबसे पहले किया है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल वैक्सीन का आना अमेरिका ने रोक दिया है, अमेरिका हमको रॉ मटेरियल दे नहीं रहा है और चाइनीज रॉ मटेरियल हम लेना नहीं चाह रहे हैं। तो ये व्यवस्था कहीं आ जाएगी, इस बात का अंदाज नहीं था कि अमेरिका इसमें राजनीति खेलने लग जाएगा और अमेरिका हमको रॉ मटेरियल देना बंद कर देगा और वैक्सीन का हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा और वैक्सीन की मारामारी हो जाएगी। ये बात ठीक है, आप जो वैक्सीन की मारामारी हुई है, पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, निश्चित रूप से वो जानते हैं कि प्रोडक्शन की चैनल कहां पे आ रही है और आने वाले समय में 11 अप्रैल तक सब भरपूर वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, तभी हम इसको उस उत्सव के रूप में हम ले जा पाएंगे। मैं समझता हूं कि मैं अजय जी आपको बीच में रोकना चाहता हूं और एक बात जानना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, करिश्माई नेता, चमत्कारिक नेता, जिस व्यक्ति के संदर्भ में इस बात को सभी लोग मानते हैं कि जमीन के संदर्भ में जो जानकारी और पकड़ उनके पास रहती है वो किसी के पास। हुकूमत की सरकार उनके नेतृत्व में बना पाने में भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई राजनीतिक दल देश में कामयाब हो पाया। लेकिन क्या जनता के स्तर पर ऐसी पकड़ रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी वास्तविकताओं से कट गए हैं क्या? यह सवाल इसलिए है कि बड़े स्तर पर लोग वैक्सीन के अभाव में बैरंग लौट रहे हैं, ताले लटक रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। यह खबरें लगातार दिखाई जा रही हैं और ऐसे दौर के बीच में जब हमारे पास में लिखा हुआ आंध्र प्रदेश में कुल 1 दिन के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, बिहार में 1.5 दिन के लिए कुल वैक्सीन का डोज उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ भी उनमें से एक है जिसके पास 2-3 दिन का वैक्सीन है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए टीका उत्सव का आह्वान कर रहे हैं। लोग जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर और बैरंग वापस लौट कर आएंगे। क्या इसके लिए उत्सव मनाना है? सवाल है आपसे कि क्या वैक्सीन की उपलब्धता जब है नहीं, ऐसे में उत्सव का आह्वान क्या साबित करता है? जमीन से वाकई कट गए क्या हमारे नेता देश के? मैं फिर कह रहा हूं, ये कहता है, मेरे को विश्वास है कि उनके पास निश्चित रूप से प्लान है, प्रोडक्शन की चैन लाइन उन्होंने देख ली है, इसलिए उन्होंने इस बात का आह्वान किया है। और वास्तव में आह्वान सही है या गलत है, ये तो 11 तारीख परसों आने वाली है ना। 2 दिन बाद हमको स्थिति समझ में आ जाएगी कि हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई फिर से आ गई कि नहीं आ गई, हम इस उत्सव को सही रूप से आयोजित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
मैं फिर आज की तारीख में कहना चाहता हूं, आज की तारीख में जागरूकता ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से हम इस कोरोना को रोक सकते हैं। मैं एक सवाल आपसे और करूंगा, उसके बाद में जो निशाने पर हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विशेष कृपा हर्षवर्धन जी की इस समय उनके संदर्भ में हो रही है, तो उनके पास जाऊंगा। लेकिन अजय विष्णु जी, एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं। आपने कहा जागरूकता के संदर्भ में, जिम्मेदारी के संदर्भ में, ये जागरूकता और जिम्मेदारी पे आपसे समझना चाहता हूं। पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, दमों को छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश के तमाम नेता इस समय पश्चिम बंगाल में अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज व्हाट्सएप पे उनकी खबरें, उनके वीडियोस भेजे जा रहे हैं कि कितने हजार की संख्या में वो जुलूस निकालकर, जनसभाएं कर कर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अजय विष्णु जी, जानना चाहता हूं, इस सियासत के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? जो पूरी जनता को संदेश, पूरी जनता के संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप, लोग जिम्मेदार नहीं है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं, और नेता क्या कर रहे हैं? जिन नेताओं को रोल मॉडल इस देश में माना जाता है, वो अपने आचरण से और अपने फैसलों से क्या साबित कर रहे हैं? अजय विष्णु जी, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि खरी बात कहना अजय विष्णु जी की पहचान रही, ऐसा 3 दशक से हम देखते आ रहे हैं। चुनाव जहां तक सवाल है, चुनाव आयोग का प्रोवोगेटिव है, और जिस समय चुनाव लागू होते हैं, चाहे वो एक विधानसभा हो रहे हो और चाहे पूरे प्रदेश के चुनाव हो रहे हो, उन चुनावों में कानून लागू होता है तो वो चुनाव आयोग का लागू होता है। स्थानीय प्रशासन और बाकी प्रशासन उसमें कोई किसी प्रकार का मीन मेख नहीं निकाल सकता है। तो अभी भी जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे बंगाल में हो रहे हैं, चाहे आसाम में हो रहे हैं, चाहे तमिलनाडु में हुए, या दमों के अंदर अपन चुनाव की बातचीत कर रहे हैं, आज यहाँ किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कानून स्थानीय प्रदेश शासन लागू नहीं कर सकता, वो जब तक कि हमको चुनाव आयोग इस बात के लिए निर्देश नहीं देगा। मैं समझता हूं आपने जो सवाल उठाया है, यही सवाल आज मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने भी इस बात का सवाल आज चुनाव आयोग से इस वेबसाइट पर पूछा है। चुनाव आयोग का जवाब आएगा, चुनाव आयोग को अपनी जवाबदेही तय करना होगी। चुनाव आयोग जो निर्देश देगा वो मध्य प्रदेश सरकार को भी मानना पड़ेगी और बंगाल के शासन को भी मानना पड़ेगा। आपने तो बड़ा ही प्रशासनिक किस्म का उत्तर दे दिया। नैतिकता के स्तर पर कोई आग्रह, कोई अपेक्षा इस देश की जनता को अपने राजनेताओं से करने का कोई अधिकार नहीं रह गया? आपका उत्तर कमोबेश ऐसा बोध करा रहा है। नेता क्या आचरण कर रहे हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ही हंटर फटकारेगा तो नियंत्रण में आएंगे नेता? क्या कहने का आशा आपका यह है? भाई मजबूरी है ना, चुनाव क्षेत्र में हंटर उन्हीं का चलता है, निर्देश उन्हीं के चलते हैं, नियम उन्हीं के चलते हैं, मजबूरी ये होती है। ये बात है, इसमें चुनाव आयोग को आगे आना पड़ेगा। जब चुनाव आयोग किसी बात का निर्देश देगा तो वो सभी दलों पर लागू होंगे, सभी प्रत्याशियों पर लागू होंगे और सबके लिए एक सा लेवल फील्ड बन जाएगा। तो लेवल फील्ड बनाए, उसकी जवाबदारी चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग संभाले, ये कहना है अजय विष्णु जी का। मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास में आता हूं। पूरी चर्चा को आपने सुना है, इस विरोधाभास के संदर्भ में आपसे बात करने आता हूं, लेकिन टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सिंहदेव साहब के पास जाना बेहद जरूरी है। और सिंहदेव से जानना चाहता हूं कि सिंहदेव साहब, देश के सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो डॉक्टर भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और इस समय कोरोना की लड़ाई के बीच में रणनीति बनानी थी कि देश कैसे बाहर निकले इस लड़ाई से, क्या संसाधन उपलब्ध कराएं, क्या व्यवस्था कराएं। पर उनकी बहुत मेहनत आप लोगों के संदर्भ में लग रही है बताने में कि आप लोग किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 ट्वीट आपके संदर्भ में किए, महाराष्ट्र के संदर्भ में किए, पंजाब के संदर्भ में किए, एक हल्का सा जिक्र उन्होंने गुजरात का भी कर लिया टेस्टिंग के संदर्भ में। तो थोड़ा रोशनी डालें, आप लोग ऐसा क्या खराब कर रहे हैं जिसके कारण से देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सार्वजनिक रूप से आकर बताना पड़ रहा है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया आप लोगों ने? जी हिमांशु जी, प्रणाम के साथ सभी पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को। मैं हमेशा डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत ही सम्मान करता रहा हूं, करता भी रहूंगा जी। और बड़े मधुर आदान प्रदान उनके साथ होते रहे हैं जी। ये पहला मौका है जब सार्वजनिक तौर पे कुछ विपरीत विचार उनने व्यक्त किए हैं, पर मेरे बड़े हैं, वो हर तरह से स्वतंत्र भी हैं अपने विचार व्यक्त करने को। एक वैक्सीनेशन के संदर्भ में मेरे पास कागज थे, पता नहीं ये दिख पा रहा है कि नहीं चैनल पे। जी बिल्कुल दिख रहा। ये उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ ने वैक्सीनेशन को बहुत खराब कर दिया जी। और आप देखेंगे कि 4 छोटे राज्यों को छोड़ के टॉप में छत्तीसगढ़ है 9 तारीख के वैक्सीनेशन के प्रतिशतता में। देश में 11.82% वैक्सीनेशन जो हमको 45 साल से ऊपर के आयु वर्ग का करना था, उसमें हमने 11.82 के टारगेट को मीट आउट कर लिया है।
तो और मैंने ये भी आज निश्चय किया कि आज के बाद मैं अब हर्षवर्धन जी के किसी भी बयान, विपरीत बयान के बारे में अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये विवाद के स्वरूप में बदल जा रहा है और ये हम लोग का लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक दिखने लगे या अन्य दिशा में ये बात जाने लगे। कोरोना के बचाव के अतिरिक्त अगर ये बात कहीं भी जाने लगे तो मेरी ये मान्यता है कि उसको तत्काल रोकना चाहिए। तो आज पर मैं कुछ कह रहा हूं, आज के बाद मैंने ये निर्णय किया है कि अब बात सिर्फ कोरोना और उसके उपचार की होनी चाहिए, अन्य टिप्पणियां नहीं। कोरोना के संदर्भ में, उपचार के संदर्भ में होनी चाहिए। उन्होंने एक और बात कही कि कुछ राज्य, जिसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भी शामिल है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर पत्र लिख के इसकी मांग की है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। राहुल गांधी इसकी मांग कर रहे हैं। इसमें हर्षवर्धन जी ने कहा है कि इसका मतलब ये लगाया जाना चाहिए कि आप अपने राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण कर चुके हैं। लेकिन तथ्य बिल्कुल अलग है। उन्होंने आपकी मांग को आपकी अक्षमता के रूप में व्यक्त किया है कि जिनको वैक्सीनेशन का काम आपको सौंपा गया उनकी तो आप लगा नहीं पा रहे हैं और बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। उसका अर्थ यही है, बाकायदा ग्राफिक के माध्यम से प्रस्तुत किया है देश के स्वास्थ्य मंत्री ने। सिंह साहब को जिम्मेदारी तो बनती है कि इस पर आपका मौन स्वीकार नहीं करेगा देश और प्रदेश। आज के लिए जरूर बोल दूंगा, उसके बाद विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा। कोई जानकारी होगी वो भी जरूर दे दूंगा। कल प्रधानमंत्री जी ने जो ग्राफ दिखाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जी, उसमें भी छत्तीसगढ़ को 99% टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में दिखाया और टीकाकरण के संदर्भ में भी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्तुति या उनके अधिकारियों ने प्रस्तुति उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। तो ये स्थिति तो सही नहीं है। छत्तीसगढ़ जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है अच्छा काम कर रहा है। पर आपसे ये सवाल है कि बार बार ये बात आ रही है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सीधा आप ईमानदारी से बताएं कि क्या ये एक गलत फैसला नहीं हुआ कि हमने 60 साल से ऊपर वाले लोगों को पूरी वैक्सीन लगाने से पहले ही 45 साल के संदर्भ में ओपन कर दिया और इसके कारण से संकट पैदा हो गया मांग के अनुरूप सप्लाई ना कर पाने का। क्या आप मानते हैं कि एक प्रशासनिक दृष्टि से चूक हो गई और इसलिए क्राइसिस की स्थिति निर्मित हुई है? इसमें सही स्थिति ये है जो सम्माननीय विश्नोई जी भी अभी बात कह रहे थे जी, कि देश में हमारी वैक्सीन निर्मित कितनी हो रही है। कल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये बात आई और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डाटा प्रस्तुत किया गया उसमें ये बताया गया कि 6 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड की बन रही है देश में और 1 करोड़ वैक्सीन अभी कोवैक्सीन की बन रही है। तो इस दायरे में कि हमारे पास अगर 7 करोड़ वैक्सीन ही बन रही है देश में, तो ये प्रतिदिन कितना हो गया? मैं समझता हूं कि करीब 23 लाख वैक्सीन का हो गया। अकेले छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की क्षमता को अगर अभी हम देखें तो हम 3.5 से 4 लाख वैक्सीनेशन करने की क्षमता रखते हैं। तो 23 लाख वैक्सीन में तो उतनी वैक्सीन तो अकेले छत्तीसगढ़ की आ जाएगी। सच्चाई यही है और उसको शायद विश्नोई जी भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ निर्माण की वर्तमान में कैपेसिटी नहीं है। जब ये बात आती है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, तब वो विवाद की स्थिति बन जाती है कि एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी नहीं है और दूसरी तरफ राज्य वैक्सीन उतनी लगा नहीं पा रहे हैं। तो ये समस्या जब आती है तब फिर कुछ न कुछ कहने की बात या स्थिति को स्पष्ट करने की बात और विवाद का स्वरूप फिर बन जाता है। अगर हम पारदर्शी तरीके से हमारी देश की आबादी कितनी है, यही जो मैंने कागज दिखाया ये दर्शा रहा है कि देश की आबादी कितनी है। तो देश की आबादी के अनुसार आपने हर राज्य को वैक्सीन कितनी दी है, तो आपके हर राज्य के आबादी के अनुपात में आपको सब पता रहेगा कि कितनी वैक्सीन उनको उपलब्ध हो रही है। तो फिर ये बात नहीं आएगी। आप एक टारगेट दे दीजिए राज्य को। छत्तीसगढ़ आप 3.5 लाख वैक्सीन एक वैक्सीनेशन एक दिन में कर सकते हैं। अभी हमारे पास 23 लाख वैक्सीन एक दिन में उपलब्ध हैं, तो हम आपको 2 लाख वैक्सीन देंगे उदाहरण के लिए। तो हमारा प्रोग्राम 2 लाख वैक्सीन का बनेगा। उसमें अगर हम कम करते हैं तो हमारी जवाबदेही है। ये ऐसे में फिर विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। तो फिर मेरी आपसे एक सवाल में दिलचस्पी है सिंह साहब, वैक्सीन का संकट है, जो टारगेट ग्रुप है उनको वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, कई वैक्सीन सेंटर बंद पड़े हैं और इसके बीच में 11 से 14 तक टीका उत्सव के आयोजन का आह्वान है। क्या करेंगे उत्सव में?
वाकई लोगों की बाह पे टीका लगाएंगे या माथे पर टीका लगाकर विदा करेंगे, ये लोग समझना चाहते हैं। सच्चाई यही है हिमांशु जी कि जितना टीका है उससे ज्यादा हम टीका नहीं कर सकते, और हम किसी स्वरूप में भी 3 दिन को हमने अगर कह दिया है, एक उत्सव के रूप में कह दिया है, उस उत्सव में सामान्य जो टीके आपने उपलब्ध कराए हैं उससे ज्यादा आप लगा नहीं सकते। केवल एक बात कही गई है, बाकी उसमें आप कोई विशेष टारगेट, अतिरिक्त टारगेट आप इस दरमियान अचीव करेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि वैक्सीन उतनी ही है। वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, इसके बावजूद भी ये स्थिति है। मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास में आता हूं। आपने सारे राजनीतिकों की बात को सुना, कितने आनंदित हैं या कितने दुखी हैं आप मौजूदा परिदृश्य से? कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है, ये आह्वान पिछले 15 महीने से हम सुन रहे थे, और अचानक देख रहे हैं कि जो लोग हमसे आह्वान कर रहे थे कि मिलकर लड़ना है, वह आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। बयानबाजी का दौर जारी है, दोनों पक्षों के पास में अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। इस रोशनी में बतौर पत्रकार क्या देख रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी कि वाकई हालात भयावह हो गए, इसलिए हर पक्ष चाहता है कि इन हालात के लिए हमें जिम्मेदार न ठहराया जाए, इसलिए वह दूसरे को प्रस्तुत कर रहा है? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं इस चर्चा में जितने लोग शामिल हैं जी, उन सबको आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि चर्चा बड़ी शालीनता और बड़ी बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। वो चाहे विश्नोई जी ने अपनी बात कही, या अग्रवाल जी ने कहा, या सिंहदेव जी ने कहा, जयप्रकाश जी ने कहा, सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आमतौर पर जो टेलीविजन डिबेट में जिस तरह से पार्टी के प्रवक्ता लड़ते हैं वो स्थिति यहाँ नहीं आई। कम से कम केंद्रीय नेता इस तरह पर जो लड़ाई हो रही है वो यहाँ नहीं दिखाई दी। तो इसके लिए मैं बड़ा आभार व्यक्त करूंगा कि तथ्यपरक तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी है। जहां तक देखिए 2-3 चीजें ऐसी हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी विश्नोई जी ने कहा था कि संक्रमण और वैक्सीनेशन दोनों अलग अलग इशू मुद्दे हैं। सही बात है कि संक्रमण क्यों फैला, उसके कारण क्या है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप की बजाय उसके कारणों पर जाना चाहिए, उन कारणों को दूर करना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों ने एकदम करना छोड़ दिया था। मैं खुद नोएडा में रहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, हालांकि दिल्ली के एनसीआर के अंतर्गत, यहाँ भी पूरे उत्तर प्रदेश में मैं इस बीच में कई जगह गया, जाना हुआ, या राजस्थान भी जाना हुआ, जहां भी गए तो मास्क लगाना बिल्कुल जो है, अगर कोई मास्क लगा के मिलता था तो लगता था ये कहां से अजीब सा आदमी आ गया है, उसकी हंसी उड़ती थी, ये स्थिति हो गई थी। और यही स्थिति सोशल, शादी ब्याह बारात, मतलब लोगों ने एकदम मान लिया था कोरोना गया, और शायद इसके लिए हमारी सरकारों ने, हमारे राजनीतिक दलों ने भी एक तरह से दुंदुभी बजा के घोषणा कर दी थी कि हमने कोरोना को डिफीट कर दिया। और बाकायदा चाहे वो मध्य प्रदेश, वो जो है बिहार के चुनाव हुए हों, चाहे अब 5 राज्यों के चुनाव हो, उसमें जिस तरह से सत्ता पक्ष ने कोरोना को हराने का श्रेय लेना शुरू कर दिया था, वो भी लोगों को मन में लगा कि शायद कोरोना गया। तो वो दूसरी बात जो है, जिसको विश्नोई जी बड़ी खूबसूरती से टाल गए, तो उन्होंने चुनाव आयोग पे डाल दिया सारी बात को कि चुनाव आयोग जो है वो अपना हंटर चलाए। मैं कह रहा हूं कि अगर अजय विश्नोई और कीपी सिंहदेव और जयप्रकाश जी और अग्रवाल जी अगर स्वयं अपने स्तर पर उन सारे मानदंडों का पालन करने लगे जो कि सरकार ने या इन लोगों ने खुद दूसरों के लिए तय किए हैं, तो अपने आप चुनाव आयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देश के गृह मंत्री मास्क लगाकर के रैली को संबोधित करें या रोड शो करें, देश के और तमाम नेता या विपक्ष के नेता, या इतनी बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही हैं उनको अगर वर्चुअल मीटिंग के रूप में किया जाए, चुनाव आयोग ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी कर दी थी कि 5 गाड़ियों से ज्यादा काफिला नहीं होगा, 5 किलोमीटर से दूर दूर काफिले होंगे, 5 आदमियों से ज्यादा लोग जाएंगे नहीं। मुझे तो लगता है चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करना बंद कर देना चाहिए। जब राजनीतिक दल उनको मानते ही नहीं है, आने वाली नस्लें तो शायद ये मान ही ना पाए कि टीएन शेषन जैसा कोई चुनाव आयोग इस देश में हुआ था, क्योंकि चुनाव आयोग का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। चाहे वो मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव रहे हो, चाहे वो बिहार के चुनाव हो, चाहे आसाम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनाव हो, जिस तरह से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों की, कोरोना नॉर्म्स की धज्जियां सारे राजनीतिक दलों ने तोड़ी हैं, तो वो तो अपने आप में एक, फिर आप आम आदमी से क्या अपेक्षा करेंगे? आप आम आदमी से अपेक्षा करेंगे वो अपनी बेटी की शादी में 5 आदमी बुलाए, वो अपने जो है गमी में जो है 2 आदमी बुलाए, लेकिन आप लोग रैलियां करेंगे, आप मास्क उतार करके, अभी शिवराज सिंह चौहान ने अभी वो किया, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य उत्सव मनाया और पूरा प्रदर्शन किया, उसके बाद दमोह में आप रैली कर रहे हैं सारे नॉर्म्स तोड़ते हुए। तो क्या उदाहरण आप दे रहे हैं? इसके लिए चुनाव आयोग का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये तो स्वयं
नेताओं को ऐसे आदर्श करने पड़ेंगे। आइकॉन आप हैं, जनता आपको देखती है। तो पहली बात तो ये है। अब वैक्सीनेशन पर मैं आता हूं। वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए। सिंहदेव जी, आप भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, विश्नोई जी आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और जयप्रकाश जी आप भी कांग्रेस के नेता हैं, और पुरुषोत्तम जी ये अग्रवाल साहब उत्तर प्रदेश मंत्री हैं। दुनिया में इस समय 4-5 वैक्सीन हैं जो कारगर हैं। फाइजर है, स्पुतनिक है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और भी है। भाई आयात क्यों नहीं खोल रहे हैं आप उनका? जी आप प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, अब वो मंगाए, उसके पैरामीटर्स में रखें, आप उनका एक पैरामीटर तय कर दीजिए कीमत का सरकार, और उसके बाद जो 2000 में लगवा सके वो वहां लगवाए, और जो 250 वाले में वो 250 लगवाए। तो कुछ लोड तो कम होगा ना, जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का है। मेरी ये नहीं समझ में आता क्यों नहीं आयात खोला जा रहा। उनको वो तैयार हैं, वो मांग रहे हैं परमिशन आपसे कि भाई हमें आने दीजिए। जो बड़ी हॉस्पिटल चेन्स हैं हमारी, जो बड़े बड़े प्राइवेट चेन्स हैं, वो तैयार हैं लेने के लिए। वो लें, अपने पैरामीटर्स में सारे उस टेम्परेचर को मेंटेन करें, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवाएं वहां जाकर के। वो क्यों सरकारी अस्पतालों में जाएं या कोवैक्सीन और कोविशील्ड में भीड़ बढ़ाएं। तो कम से कम 10%। विनोद जी, आपने जो ये बिंदु उठाया है, ये हमारे कार्यक्रम में एक हफ्ते पहले भी उठा था। उस समय टीएस सिंहदेव साहब ने सहमति जताई थी कि ये होना चाहिए। मैं आज ही इसमें पत्र लिख देता हूं। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी उनकी चर्चा हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में भी सिंहदेव साहब मौजूद थे। उन्हीं से पूछ लेते हैं इस विषय के संदर्भ में केंद्र सरकार का नजरिया क्या है। दलगत राजनीति से परे सिंहदेव साहब थोड़ा रोशनी डाले ना कि अन्य देशों में जो वैक्सीन कारगर तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू की जा रही हैं, उनको भारत में आयात कराने के संदर्भ में क्या अड़चन है, या कोई फैसला हुआ है? इसमें ये जानकारी दी गई कि अलग अलग प्रकार की 5 वैक्सीन जो हैं, इनकी उपलब्धता आने वाले महीनों में बताई गई है। मई जून में स्पुतनिक का है, फिर जॉनसन एंड जॉनसन का है, अन्य 4-5 वैक्सीन का है। सितंबर अक्टूबर में जाके कोवैक्सीन जो बना रही है कंपनी भारत बायोटेक, उनका नेजल ड्रॉप का है। तो अलग अलग महीनों में अलग अलग वैक्सीन आने की बात है। फाइजर, मॉडर्ना या अन्य कोई ऐसी वैक्सीन जिसका निर्माण अभी हुआ है, जो अभी चर्चा हो रही थी कि उनकी भी अनुमति बात आई थी जी में है। तो स्पुतनिक से चालू हुआ है और इसमें हवाला है। तो इसके संदर्भ में चर्चा कोई बहुत उत्साहजनक माहौल नहीं बना रही है, क्योंकि ये आश्वस्त नहीं कर पाए सिंहदेव साहब कि वो वैक्सीन अभी तुरंत उपलब्ध होने जा रही है, आएगी, ऐसी ही बात वो कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी जुड़ गए हैं। प्रभुराम जी से जानने में दिलचस्पी है कि वर्तमान समय में जो सियासत का दौर चल निकला है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रभुराम जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में हालात क्या ऐसे हैं जिसके अंतर्गत सियासी लड़ाई लड़ी जाए कोरोना से लड़ाई के स्थान पर? यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में आप हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी यही सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर कोई आचार संहिता नहीं और बाकी सारी जगहों पे आप लॉकडाउन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? को, आम नागरिकों को, सभी धर्मगुरुओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को ये महामारी जो चल रही है इससे निपटने के लिए सबका सहयोग मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। रही बात लॉकडाउन की, तो चूंकि दमोह में का डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेगी, बाकी जगहों का मध्य प्रदेश सरकार ने अब जो भी 2 दिन का लॉकडाउन आपने जानकारी में होगा, हम लोगों ने करा है। आज शाम को 6 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक रहेगा। और जहां जो पॉकेट थे, जिन पॉकेट में ज़्यादा केस आ रहे थे, वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी हम लोगों ने बनाए हैं और कुछ जिलों में 9 डे का भी लॉकडाउन किया है। एक बात जानने में दिलचस्पी है चौधरी साहब, बार बार पूरे देश से ये खबरें आ रही है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम के संदर्भ में आग्रह बहुत बड़ा था, पर उसके बाद में जब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए तो आपके पास वैक्सीन नहीं रही। निजी तौर पर आपसे जानने में दिलचस्पी, ये कितना सही फैसला था जो 45 साल से अधिक उम्र के वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन को पूरी तरीके से खोल दिया गया? पहले फैसला था कि 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगेगी, जो गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित हैं वो 45 से 60 साल के लोगों के बीच में वैक्सीन लगेगी। जब तक ये नियम था तब तक संकट नहीं था। जब से ही 45 तक के लिए खोला गया है,
लगाने वालों की संख्या ज्यादा है जो लगवाना चाहते हैं और वैक्सीन की उपलब्धता कम है। क्या कहेंगे आप बतौर स्वास्थ्य मंत्री? भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है जी, ये निश्चित रूप से जो देश में वैक्सीन की जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी उपलब्धता और लोगों के प्रायोरिटी ग्रुप जो तय किए गए, उसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, फिर अबव 60 ईयर के लोगों नागरिकों के लिए और 45 से अबव वाले जो कोमोर्बिडिटी के लोग थे उनको वैक्सीन दी गई। अब सभी जो 45 ईयर से अबव के आम नागरिक हैं उनके लिए वैक्सीन लगाई जा रही है और पूरे देश में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। और वैक्सीनेशन मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि जो लोग इस प्रायोरिटी ग्रुप में आ रहे हैं, जिनका वैक्सीन लगने का नंबर आया है, उन्हें जाकर वैक्सीन लगवाना चाहिए। और हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं, जन जागृति भी लोगों तक। चौधरी साहब, मेरा सवाल यह है कि लोग तो लगवाना चाहते हैं पर लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र चिल्ला रहा है, छत्तीसगढ़ चिल्ला रहा है, आंध्र प्रदेश चिल्ला रहा है कि वैक्सीन नहीं है। मध्य प्रदेश में भी रीवा में लोग वैक्सीन सेंटर से वापस लौटे, ये दृश्य हमने दिखाए। तो आप आग्रह कर रहे हैं वैक्सीन लगवाएं, लोग आपके आग्रह को मानकर पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर और वहां से आप बैरंग लौटा दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? आप बुला रहे हैं और वापस लौटा दे रहे हैं खाली हाथ, ठीक कर रहे हैं? नहीं, वैक्सीन जो उपलब्ध हो रही है उसके अनुसार हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन की उपलब्धता है। लेकिन ये प्रायोरिटी राज्यों ने अपने हिसाब से तय की है कि जिन जिलों में जहां जिस एरिया में ज्यादा संक्रमण फैल रहा है वहां पहले ज्यादा लोगों को लगे, जहां कम संक्रमण है उनके लिए हम बाद में रखें। तो किसी जिले में ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जहां पर अगर संक्रमण कम है वहां कम, तो उसमें स्टेट अपने हिसाब से। पर चौधरी साहब, आपने तो कमाल का फैसला लिया, आपने तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगाना ही प्रतिबंधित कर दिया। ऐसी नौबत क्यों आ गई अगर वैक्सीन है तो? ऐसा किसी को प्रतिबंधता नहीं की है। अभी तक हमारे 51 लाख से ज्यादा लोगों को डोज वैक्सीन लग चुकी है। और अभी हमारा जो अभियान चल रहा है 11 से 14 तारीख तक जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, इस अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन हम 5 लाख से अधिक डोज लोगों को लगाएंगे और सबको वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। प्रभुराम चौधरी जी ये कह रहे हैं, हालांकि उनका आदेश जारी हुआ है, वो आदेश की कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है। कोशिश करेंगे कि हम कार्यक्रम के दौरान वो आदेश की कॉपी आपको दिखवा पाए। लेकिन मैं जयप्रकाश जी वापस आपके पास लौटता हूं, अपनी बातचीत को एक सकारात्मक लहजे में खत्म करने के संदर्भ में। कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, विपक्ष के एक महत्वपूर्ण शख्सियत होने के नाते आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान दौर में क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप केंद्र सरकार से, क्या उसे करना चाहिए? आपको इस बात पर ऐतराज है कि बाहर वैक्सीन क्यों दे दी? अगर दूसरे देशों के साथ में रिश्ते मधुर करने की कोशिश देश ने की तो गलती कर दी। इस देश की तो संस्कृति ही रही है, कह के गए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। वो वाला देश जिसने पूरी दुनिया को विश्व के रूप में कल्पना की, जिस देश ने अपने से पहले अपने घर आए हुए अतिथि को भोजन कराने में जीवन की सार्थकता महसूस की, ऐसी आपदा की घड़ी में अगर देश ने, देश की सरकार ने अन्य देशों में, वहां पर भी लोग मर रहे हैं, वो भी इंसान है, अगर मदद करने की कोशिश कर दी और वो भी उस दौर में जब संक्रमण घट रहा था, गुनाह कर दिया, गलती कर दी, अपराध हो गया। नहीं, अपराध नहीं हुआ। जब इन्होंने ये वहां पर भेजा था, ये केवल विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए किया था। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप पड़ोसी देशों की मदद करें, कोई बुरी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी उपलब्धता पूरी हो और दूसरे देशों को भी मदद करो। यहाँ तो राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है सब कुछ। अब जिस तरीके से फाइजर की जो दूसरे देशों में वैक्सीन के लोग जो चाहते हैं इंडिया में हम बेचे, तो प्राइवेट प्लेयर को क्यों नहीं मार्केट में बुलाते? हर जगह प्राइवेट निजीकरण करने के में जोर दिया हुआ है, तो वैक्सीन क्यों नहीं लेके आते? जो दूसरे लोग हैं, जो महंगी है, तो जो पैसे वाले लोग हैं, जो उसको खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, वो वैक्सीन लगा ले, दूसरे आदमी दूसरी वैक्सीन लगा ले।
तो यानी कि राजनीतिक लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर चीज में राष्ट्रीयता और धर्म, जात पात को लेकर के एक सिस्टम बना दिया। भाई हर जगह ही एक नेशनलिटी जी, राष्ट्रीयता हर मामले में। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, कि मंत्री जी आप प्रधानमंत्री जी से, आप स्वास्थ्य मंत्री जी से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कह करके सबसे पहले इसका इंतजाम कराओ। जो आपका 11 से लेकर 14 तक का जो कार्यक्रम है उत्सव मनाने का, जब दवाई नहीं होगी तो उत्सव किस बात का होगा, उसका सुनिश्चित करें, सुनिश्चितता करें उपलब्धता का। वैक्सीन का ये कहना है जयप्रकाश जी का। हालांकि वो भी मानते हैं कि हाँ लोगों को देना तो चाहिए, पर उनका कहना है कि इसमें राजनीति थी। पर जयप्रकाश जी, राजनीतिक लाभ कहाँ है? जो भी लाभ मिलेगा वो तो देश को मिलेगा। नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर थोड़ी कोई लाभ मिलना है इसके संदर्भ में। लेकिन मैं कपिल देव जी आपके पास में आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इस सुझाव के संदर्भ में क्या कोई पहल की उम्मीद आपके स्तर पर कर सकते हैं कि दुनिया में जो दूसरी वैक्सीन उपलब्ध है और जो सामर्थ्यपूर्ण वर्ग है, अगर उसके द्वारा वो वैक्सीन उपयोग में ली जाती है, अगर उसके आयात की अनुमति हो जाती है, तो हम उन लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे जिनको इस वैक्सीन की जरूरत है पर जिनकी आर्थिक रूप से क्षमता नहीं है। क्या इस सुझाव के संदर्भ में कोई पहल करने की अपेक्षा आपसे की जा सकती है इस कार्यक्रम में? क्या ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर विचार होना चाहिए और सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए? जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है सुझाव तो ठीक है, पर ये जो मुझे पुनः इस बात पर दोबारा कि जैसा आपने कहा जी कि हम तो भारत तो जब कभी वसुधैव कुटुंबकम हमारे किसी वेद में लिखा गया होगा तो तब ये कोरोना नहीं था जी। यानी पूरी वसुधा हमारी धरती है, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, और इस दुनिया में रहने वाला चर जगत में कोई भी जीव उसको हम अपने जीव की हम चिंता करेंगे, तब ये विषय कभी आया होगा जिसे अभी शास्त्री ने इस विषय को लिखा होगा, तो कोरोना नहीं था जी। उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्य मित्र देशों को कोरोना सप्लाई करने का काम किया। इसमें राजनीतिक लाभ नहीं है। अब यहाँ भी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और राजनीतिक बार बार कह रहे हो कि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं राजनीतिक लाभ देने की हम कोशिश करें। हमारा ये राजनीतिक लाभ नहीं है, बल्कि मित्र देशों से हमारे संबंध और प्रगाढ़ हों और उनको हम कुछ मदद कर सके, इसमें को बनाए। जब भूटान में भूकंप आया था तब भी प्रधानमंत्री ने हमारी मदद करने का काम किया था जी। तो पाकिस्तान में भी भूकंप आया था तो पाकिस्तान को भी कहा, जबकि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को प्रधानमंत्री कहा कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। तो ये प्रस्ताव अच्छा प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। पर जो लोग ये भाव लेकर के बैठे हैं कि नहीं जो भी सरकार काम करेगी हमको उसकी निंदा ही करनी है, तो मुझको लगता है फिर इस मानसिकता को जवाब नहीं हो सकता। और जो सुझाव आपने दिया है कि हमको इंपोर्ट करना चाहिए, तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी इस विषय पर स्वयं ही चिंता कर रहे होंगे, और अगर वैक्सीन की आवश्यकता है और इंपोर्ट होने की स्थिति है तो हमको कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा सोच। तो कुल मिला के वैक्सीन की अगर आवश्यकता है तो इंपोर्ट करनी चाहिए। वैक्सीन की आवश्यकता पर लेकर सवाल कहाँ है? आबादी इस देश की 135 करोड़ है, उत्पादन की क्षमता 6 करोड़ 7 करोड़ है वैक्सीन उत्पादन करने की, तो जरूरत तो हमें है ही। लेकिन अजय विष्णु जी, मैं वापस आपके पास आता हूँ और आपसे समझना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या इस विषय में देश में एक वातावरण बनाने की जरूरत है? जो सवाल जयप्रकाश जी ने उठाया कि भाई दुनिया में वैक्सीन देने की जरूरत क्या थी, पर वो वैक्सीन किसी निजी लाभ के लिए, किसी पार्टी ने अपने वोटों को सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व कूटनीति के अंतर्गत आपदा के समय में, आने वाले समय में कोई जरूरत पड़ जाए तो अन्य देश भी भारत के लिए मददगार बने, इस दृष्टि से की गई पहल है। इस सच्चाई को बताने की कोई जरूरत है? हिमांशु जी, ये बात बहुत अपने आप में स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार की दवा के वैक्सीन के एक्सपोर्ट से यदि हुआ है तो गर्व से माथा ऊंचा हुआ है, देश का माथा ऊंचा हुआ है, और देश का माथा ऊंचा हुआ है तो हर देशवासी का माथा उससे गर्व से ऊंचा हुआ है। फिर इस बात को संदर्भ समझ लें कि हम वैक्सीन उस समय दे रहे थे जब वैक्सीन का उत्पादन बहुत तेज गति के साथ चल रहा था और कोरोना अपने आप में कंट्रोल में था। ये है। दूसरी चीज अपन बात अभी कर रहे थे, मैं उस पर भी टिप्पणी करना चाहता हूं। दूसरे देशों से हम वैक्सीन आयात करने की बातचीत कर रहे हैं, तो क्या उस देश में उनका वैक्सीन का उत्पादन इतना है कि उनकी देश की आवश्यकता खत्म हो गई और उन्होंने क्या एक्सपोर्ट खोल दिया? अभी थोड़े सिंह जी कल की चर्चा कर रहे थे, कल वो प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे। उन्होंने इस बात को कहा कि मई जून में कुछ आने की उत्पादन की संभावना है। इसका अर्थ यह है कि वहां से भी आना ही शुरू नहीं हुआ है, उस पर बहस करना बेकार है। जिस दिन आएगी वो निश्चित रूप से आएगी।
पर आने के बाद एक समस्या फिर खड़ी करेगी। एक वैक्सीन होगी 2000 रुपए की, हम 2000 रुपए की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध होगी तो 250 रुपए की जो वैक्सीन हम आम आदमी को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, उसके प्रति क्या उसका विश्वास उतना बचेगा जितना आज की तारीख में है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं भी 25 साल से जबलपुर शहर में नेशनल हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल चलाता हूं। वहां पर जिस समय वैक्सीन की शुरुआत हुई और 250 रुपए का उसका रूल तय हुआ तो 150 रुपए सरकार के थे, 100 रुपए अस्पताल के थे। जो आपने मैंने अपने स्तर पर फैसला किया, मेरे अस्पताल में जो भी वैक्सीन लगेगी हम अस्पताल का 100 रुपए नहीं लेंगे, हम 150 रुपए में वैक्सीन लगाएंगे। ये एक सेवा का तरीका हो सकता है, इस कोरोना से लड़ने के लिए अपना अपना सहयोग हो सकता है। उस सहयोग को जिस रूप में लिया जाए, मैं समझता हूं इस अंतर्राष्ट्रीय बहस को आज यहां करना लाजमी नहीं होगा जब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा देश कितनी वैक्सीन बना रहा है, कितनी हमको वो देने में हमको संभव सक्षम हो पाएगा। आज की तारीख में हमें चर्चा करना चाहिए तो सिर्फ इस कोरोना से बचाव की चर्चा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपसी द्वंद्व युद्ध न लड़ने के बजाय हर एक को इस बात के लिए सहयोग करना चाहिए। मैं अंत में टिप्पणी उस पर भी करना चाहूंगा, चुनाव के संदर्भ में भी ये हर एक नेता को, हर एक पार्टी को सुनिश्चित करना होगा कि वो किस प्रकार से चुनाव लड़े जिसमें कि कोरोना न बढ़े। ये सुनिश्चित करें कि कोरोना ना बढ़े, ये राजनेता को सुनिश्चित करना है। पर हम आखिरी बातचीत के लिए दो अपने सुधी मेहमानों से बात करेंगे। एक बातचीत हम टीएस सिंहदेव साहब से बात करेंगे और सिंहदेव साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अचानक कटुता शुरू हुई है राज्य और केंद्र के बीच में, इसके समापन की कोई उम्मीद हम कर सकते हैं? और अगर ये उम्मीद हम कर सकते हैं तो किस आधार पर कर सकते हैं, ये आपसे सवाल है। जी, उम्मीद भी करनी चाहिए और ये होना भी चाहिए। ना केवल ये शोभा नहीं देता, ये हमारा ध्यान भी भटकाएगा। अभी इतने गंभीर समय में, इतने गंभीर संक्रमण में हमारा ध्यान केवल काम के ऊपर होना चाहिए, बचाव के ऊपर होना चाहिए, कोरोना के प्रसार को रोकने के ऊपर होना चाहिए और बेहतर टीकाकरण के प्रबंधन के ऊपर होना चाहिए। बतौर पहल बड़ा भाई करे, छोटा भाई करे, कोई भी करे, लेकिन पहल अवश्य होनी चाहिए। और मैंने इसी तरह लिए शुरू में ही कहा कि आज के बाद इस संदर्भ में मैं अब बोलने से पूरा परहेज करूंगा। तो टीएस सिंहदेव साहब का कहना है कि अब इस प्रकार के टकराव की स्थितियों को इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि ये ध्यान भटकाता है और ये कतई उचित नहीं है। तो सिंहदेव साहब ने संकल्प लिया कि वो आज के बाद इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी कुछ इसी गरिमा का परिचय देगा। और हमने जो आज का विषय रखा है, संक्रमण पॉजिटिव सियासत निगेटिव, शायद हम आने वाले समय में कार्यक्रम कर पाएंगे संक्रमण निगेटिव सियासत पॉजिटिव। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम विषय की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस टकराव को ही समर्पित ये कहता है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी ने जो ये कहा है, ये शेर अगर समझ में आ जाए और जो लोग बयान दे रहे हैं वो इस पर अमल कर लें तो फिर कहानी कुछ और हो जाए। हमें उस कहानी का इंतजार है। इस अपेक्षा के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। दादा प्रणाम।